ओके, तो जापान में जो लास्ट डे जाइबात्सु के बारे में हम लोग देखा था। जाइबात्सु फैमिली ऐसे बिग 4-5 फैमिली था जो बेसिकली प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप था, जिसको गवर्नमेंट भी एनकरेज कर रहा है फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉर मेकिंग इंडस्ट्री इन द जापान। जैसे जिसमें हम लोग मित्सुबिशी और क्या क्या जाइबात्सु फैमिली, सुमितोमो और मित्सु एक फैमिली, और क्या था, सुमितोमो, हाँ सुमितोमो, मित्सुबिशी, मित्सु, ठीक है, ये तीनों का नाम याद रखना। ये 3 जाइबात्सु फैमिली, ये भी ये रखना, ये जाइबात्सु फैमिली, कंपनीज है, कंपनीज है मीन्स फैमिली बिजनेस था। जो जाइबात्सु कोई एक पर्सन, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं था, एक जापान का जो बिजनेसमैन फैमिली, ठीक है, बिजनेसमैन फैमिली था। ऐसे फैमिली बिजनेस होता है ऐसे ही। तो और ये भी देखें हम लोग, जापान का जो पॉपुलेशन ये धीरे धीरे क्या इंक्रीज हो रहा था। और जापान में इंडस्ट्री जब हो रहा है, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास भी जरूर क्रिएट होगा, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास भी जरूर क्रिएट होगा। अभी इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास में जो वुमेन वर्किंग क्लास का कंडीशन क्या था, वुमेन वर्किंग क्लास का मोस्ट ऑफ द वर्कर्स आर फ्रॉम क्या, वुमेन क्लास से थे, वुमेन से थे, मोस्ट ऑफ द वर्कर्स था वुमेन से। अंटिल 1920 के बाद से धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा, और 40 से जाके देखा गया जब मेल पर्सन ज्यादा हुआ, फीमेल का हुआ। उसके पहले क्या था, फीमेल ज्यादा था, फीमेल पार्टिसिपेशन ज्यादा था। तो अच्छा, नेक्स्ट देखो एग्रेसिव नेशनलिज्म हम लोग लास्ट डे हम लोग एग्रेसिव नेशनलिज्म के बारे में थोड़ा सा कुछ सुना है। तो क्या था एग्रेसिव नेशनलिज्म? जैसे इंपीरियलिज्म, जब इंपीरियलिज्म और द कैपिटलिज्म, व्लादिमीर इलिच लेनिन का जो मेन फोकस था, उनका स्टडी का जो मेन फोकस था, दैट इज जो कैपिटलिज्म इज द पाथ ऑफ इंपीरियलिज्म। कैपिटलिज्म इज द पाथ ऑफ इंपीरियलिज्म। क्या होता है जब एक कैपिटलिस्ट स्टेट का क्या मोटो होता है, मोटिव क्या होता है? अपना मार्केट तैयार करना है। जो तैयार हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, मैन्युफैक्चर होने के बाद फिनिश्ड गुड्स को बेचने के लिए एक मार्केट चाहिए, और क्या चाहिए? रॉ मटेरियल्स। सो अपना कंट्री तो हो गया, अभी दूसरा कंट्री का मार्केट मुझे ऑक्यूपाई करना है। और मॉडर्न इकोनॉमिक वॉरफेयर इसी के ऊपर पूरा खड़े हैं। कौन सी कंट्री जो वॉर हो रहा है, वो वॉर सिर्फ वो बंदूक लेके बॉर्डर पे लड़ाई, ये सिर्फ वॉर नहीं है, ये एक इकोनॉमिक वॉर भी है। कौन कितना मार्केट बना पा रहा है, कि कौन सी कंट्री का मार्केट खुला रहेगा, कौन सी कंट्री में तुम जा पाओगे बिजनेस करने के लिए, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, as much important as the military power, मान इकोनॉमिक कंट्रोल कंट्री का। तो कैपिटलिस्ट कंट्री नेक्स्ट उसका जो स्टेप होता, जो अपने जो बिजनेस क्लास फैमिली, बिजनेस क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास, ये अपने कंट्री का गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते थे to create for a more and more colonies, create more and occupy more and more colonies. Because after occupying the colonies, they can create those colonies as a market, and they can collect raw materials from those colonies, just like India as a colony of British East India Company. Okay, ये सब जब तैयार, तो देखो कैपिटल ये बात हम कह सकते हैं, जो कैपिटलिज्म के कारण ही इंपीरियलिज्म आया, इंपीरियलिज्म तैयार हो रहा है। कैपिटलिज्म नहीं रहते, अभी जब भी तुम इंपीरियलिस्टिक अप्रोच से सोचोगे, तब क्या होगा? तुम्हारे साथ दूसरे कंट्री का लड़ाई होगा।
जैसे इंडिया में एंग्लो फ्रेंच वॉर हो रहा है, क्योंकि शुरुआत में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी कोशिश कर रहा है इंडिया में अपना मार्केट इस यहाँ पे तैयार करने के लिए, एट द सेम टाइम द फ्रेंच पीपल, द पोर्टुगीज, द डच, they were also try to occupy the Indian market, also try to occupy the Indian market, ठीक है। बट अल्टीमेटली इसीलिए देखा जाए जो साउथ इंडिया, जब मैसूर में जो एंग्लो फ्रेंच वॉर, टीपू सुल्तान की मैसूर है, वहाँ पे एंग्लो फ्रेंच वॉर जो ब्रिटिश के साथ फ्रेंच का, जब फ्रांस और इंग्लैंड में, रियलिटी में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में लड़ाई हो रहा है, उसी टाइम इंडिया में, इंडियन टेरिटरी में, इंडियन कॉन्टिनेंट में दोनों का बीच में लड़ाई हो रहा है। इस लड़ाई का ये पीछे का जो रीजन था वो क्या है, इंपीरियलिस्टिक इंपीरियलिस्टिक अप्रोच। ये सब क्रिएट होता है जब एक नेशनलिस्ट स्टेट, जर्मनी जब तक तुम लोग क्लास 10th में पढ़े हो, जर्मनी जब तक एक फ्रैगमेंटेड था, जर्मनी, हाउ मेनी स्टेट्स वर देयर इन 39, वेरी गुड, 39 स्टेट, वेरी गुड शताक्षी। तो 39 स्टेट्स था, एक कंपाइलेशन था। बट जर्मनी जब तक जर्मनी यूनिफिकेशन नहीं हुआ था, जर्मन यूनिफिकेशन नहीं हुआ था, तब तक जर्मन नेशनलिज्म ये भी नहीं आया था। तो नेशनलिज्म आएगा, ऐसे बोल, नेशनलिस्टिक अप्रोच आएगा, नेशनलिस्टिक अप्रोच और जो एग्रेसिव नेशनलिज्म क्या है एक्चुअली, जो इंपीरियलिस्टिक अप्रोच। एक कंट्री अपने आप को एक नेशनलिस्टिक अप्रोच में आ रहे, जब लोग ज्यादा प्यार करने लग गए अपने आप को, तब क्या, तब ऐसे हो जाता है ना, जो अपने आप को ज्यादा, तो दूसरों का नुकसान करके भी, चलो मैं अपने आप को प्यार करता हूं तो क्या है, तो उसमें दूसरों का भी नुकसान कर दूं करके मेरा अच्छा ही करूं, ये होता है। तो यही बात, जो वही नेशनलिस्टिक फीलिंग, नेशनलिज्म, द फीलिंग फॉर द नेशन दैट क्रिएट, जब वो हो जाता है इंपीरियलिज्म, जब वो कब होता है, जब वो नेशनलिस्टिक अप्रोच एग्रेसिव होता है। एग्रेसिव नेशनलिज्म इज वन ऑफ द रीजन बिहाइंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दैट इज एग्रेसिव नेशनलिज्म। लास्ट डे मैं जाते जाते एक रविंद्रनाथ टैगोर के एक बात कोटेशन, इन दिस टाइम रविंद्रनाथ टैगोर विजिटेड यूरोप, and after seeing the political situation in Europe, he wrote a letter to his daughter, अपने बेटी को, बड़े बेटी को एक लेटर लिखे थे। उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर डिस्क्राइब कर रहे हैं, घर में माँ खाने के लिए दिया था, बड़े बेटे और दो बेटे मिलके खाना खा लिया, और ये खाना खाने के बाद घर में और भी दोनों छोटे छोटे बेटे हैं, उन दोनों छोटे छोटे बेटे जो खाने का बाद जो बड़े बचे हुए हैं थोड़ा सा, उसको खाने के लिए बाकी दोनों बेटे आपस में लड़ाई कर रहे हैं। दिस इज अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस सिचुएशन of the situation of the Europe in the beginning of the 19th century. तो यूरोप का सिचुएशन को रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे डिस्क्राइब किया था। क्या इंग्लैंड, फ्रांस, टू सम एक्सटेंट पोर्तुगीज, डच, द नीदरलैंड्स, ये जो अपना टेरिटरी बनाना था एशिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज में, वो बना चुके थे ऑलरेडी उनका, क्योंकि वो बहुत पहले ही स्टार्ट किया था। बट कुछ दिन बाद जब इटली, जर्मनी, जापान, ये सब के यूनिफिकेशन, क्या एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्टिक व्यू आया इन सब में, इटली या जर्मनी जब यूनिफाइड हुआ, और एशिया में जापान जब रिकॉन्स्ट्रक्ट, सही तरह से रिकॉन्स्ट्रक्ट हुआ, ये भी ये चाह रहे थे हम भी ऑक्यूपाई करेंगे कॉलोनी, हम भी मार्केट बनाएंगे, हम भी ऑक्यूपाई करेंगे। तो सब कुछ तो एशियन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सब कुछ तो गया, पहले जो बचे हुए थे उसको ऑक्यूपाई करने के लिए, थोड़ा सा जो अबिसिनिया को ऑक्यूपाई करने के लिए, फ्रांस, इंग्लैंड, छोटा सा एक जगह अबिसिनिया को ऑक्यूपाई करने के लिए, इस टाइम अफ्रीका ने एक छोटा सा एक जगह उस अबिसिनिया के लिए
इंग्लैंड फ्रांस ये सब लेके लड़ाई कर रहा है। तो छोटा सा एक जगह के लिए क्या इंडिया में गोवा के लिए, गोवा क्या था, गोवा था पोर्तुगीज कॉलोनी, उधर चंदन नगर वेस्ट बंगाल में चंदन नगर, पौंडीचेरी ये क्या था, ये था पौंडीचेरी, चंदन नगर था फ्रेंच कॉलोनी। इस सब के बाद बड़ी छोटा छोटा जगह के लिए सब आपस में लड़ाई था। रिसोर्सेस, हाँ डेफिनेटली रिसोर्सेस के जगह तो वो तो बना लिया था, ठीक है, उस छोटा जगह छोड़ दिया था ब्रिटिश ने भी उनको छोड़, जैसे पोर्तुगीज काफी दिन, जब इंडिया के फ्रीडम मिलने के बाद काफी दिन पोर्तुगीज वहां से हट नहीं रहे थे गोवा से, तो इंडियन आर्मी भेज के वल्लभ भाई पटेल का ही ये था, मेनन और वल्लभ भाई पटेल का ही स्ट्रेटेजी था, जो वहां पे आर्मी भेज के वो काफी दिन बाद हुआ था, 50s के बाद, 1950s के बाद हुआ था, वहां से पोर्तुगीज को हटाया गया था। तो देखो यहाँ पे एक बार थोड़ा हम लोग बुक को देख लेते हैं। एग्रेसिव नेशनलिज्म, द मेजी कॉन्स्टिट्यूशन वाज बेस्ड ऑन अ रेस्ट्रिक्टेड, अच्छा कोमल पढ़ो, रीडिंग करो जोर से। स्टॉप, सिट डाउन। शताक्षी, हाँ तुम रीडिंग करो, रुको लगा लो कहाँ लगाऊं, The Meiji Constitution was based on a restricted franchise and created a diet. The Japanese used the German word for parliament because of the influence of German legal ideas with limited powers. The leaders who brought about the imperial restoration continued to exercise power and even established political parties. Between 1918 and 1931, popularly elected prime ministers formed cabinets. Thereafter, they lost power to national unity cabinets formed across party lines. The emperor was the commander of the force, and from 1890, this was interpreted to mean that the army and the navy had independent control. In 1899, the prime minister ordered that only serving generals and admirals could become ministers. This strengthening of the military, together with the expansion of Japan's colonial empire, was connected with the fear that Japan was at the mercy of the Western powers. This fear was used to silence opposition to military expansion and to higher tax to fund the armed forces. Okay. So, मेन इंपॉर्टेंट जो जगह है, दो चीज, एक जापान एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी जापान जाना चाह रहे हैं, बट वहां पे एक पैरेलल दो एग्जिस्टेंस था, एक प्राइम मिनिस्टरशिप और प्रेसिडेंटशिप। अभी प्रेसिडेंट ही वाज द, ये बेसिकली क्या था, ही वाज द सुप्रीम हेड, सुप्रीम लीडर, सुप्रीम हेड ऑफ द आर्मी विद द मिलिट्री फोर्सेस। अच्छा, इस में एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, इन इंडिया who is the supreme head of army, navy and air force? In India, who is the supreme head of Indian navy, air force and कभी कोई president of India? President can sign, president can declare a war, and president can sign a peace treaty with a country because honorarily he is the supreme head, ultimate head of Indian Army, Navy and Air Force. प्रेसिडेंट का जो पावर है, उस पावर में ये भी एक है। जापान में आर्मी नेवी का कंट्री, जापान एक आइलैंड था, तो इंपॉर्टेंटली वहां पे नेवी, एक स्ट्रॉन्ग नेवी होना चाहिए, क्योंकि समुद्र को कंट्रोल करने के लिए तो नेवी का ही जरूरत है। जापानीज नेवी आर्मी का कंट्रोल किसके पास था? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट का कौन? एम्परर के पास था। बट प्राइम मिनिस्टर जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को देख रहे थे, तो ये दोनों में एक
कॉन्फ्लिक्ट तक। बट क्या हुआ, जापानीज प्राइम मिनिस्टर, ये जो एडमिरल और सर्विंग जनरल, और एडमिरल किसको कहते हैं, जनरल मतलब आर्मी ऑफिसर्स को जनरल है। आर्मी जो एक्चुअली आर्मी इंडियन हायरार्की को देखा जाए तो जो आर्मी जनरल जो टॉप मोस्ट ऑफिसर इन यूनिफॉर्म है, जो इन यूनिफॉर्म जो टॉप मोस्ट ऑफिसर जो आर्मी का होता है उसका आर्मी जनरल कहा जाता है। जैसे कॉर्नेल, लेफ्टिनेंट कॉर्नेल, मेजर, सेकेंड लेफ्टिनेंट से स्टार्ट होता है, जैसे धीरे धीरे हायरार्की होता है। ऐसे नेवी में एडमिरल कहा जाता है। नेवी एयरफोर्स में इसका एडमिरल, एयरफोर्स में मार्शल कहते हैं, नेवी में एडमिरल कहते हैं। एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल, एयर वाइस मार्शल, जो टॉप मोस्ट ऑफिसर है एयर मार्शल, और नेवी में जो टॉप मोस्ट ऑफिसर उसको एडमिरल कहा जाता है। बट इन जापानी सिस्टम में देखा जाए तो जापान में इस टाइम माने एडमिरल मीन्स नेवी ऑफिसर्स, और जनरल सर्विंग जनरल्स मीन्स जो आर्मी जनरल, आर्मी ऑफिसर्स, टॉप मोस्ट ऑफिसर्स, इन्हीं लोगों को मिनिस्टर के पोस्ट दिया गया था। क्योंकि एक आर्मी जो सर्विंग आर्मी क्या एयरफोर्स नेवी के लोग जब पॉलिटिकल पावर को भी कंट्रोल करेंगे, पॉलिटिकल पावर को भी कंट्रोल करेंगे, तब जाके क्या होगा, तब उसका रिजल्ट दूसरा जाएगा। क्योंकि वो जो पॉलिटिकल एक्सपांशन, जो टेरिटोरियल एक्सपांशन भी और भी जरूरी और भी इजी हो जाएगा। क्योंकि दोनों चीज में होता है, जब कभी कोई कंट्री, एक कंट्री कोई मिलिट्री एक्सपीडिशन करना है, मिलिट्री एक्सपीडिशन करना है, तो क्या है, पहले पॉलिटिकल डिसीजन होता है। पॉलिटिकल लीडर्स मतलब मिनिस्टर्स लोग अपना डिसीजन लेंगे, फिर जाके आर्मी ऑफिसर्स के पास से डिसीजन जाता है। आर्मी ऑफिसर फाइनल डिसीजन लेके ग्राउंड में जो काम कर रहा है, ग्राउंड में जो ऑफिसर काम कर रहा है, उसके पास डिसीजन जाता है। कल ही मैं एक शॉर्ट फिल्म देख रहा था कश्मीर के ऊपर, तो कश्मीर में एक उड़ी तक एक कॉन्वॉय, आर्मी कॉन्वॉय जा रहा है, तो उसको रास्ते में कुछ लड़कों ने ऐसे पत्थर लेके रास्ता अटक दिया। तो उस टाइम जो मेजर जो जो कन्वॉय था, उस कन्वॉय को जो लीड कर रहे थे, उस मेजर, उन्होंने फोन किया अपने ऑफिसर को, वो अपने टॉप मोस्ट ऑफिसर आर्मी ऑफिसर को फोन किया, जनरल आर्मी जनरल को, उसने डिफेंस सेक्रेटरी को फोन किया, डिफेंस सेक्रेटरी डिफेंस मिनिस्टर को फोन किया, जो डिसीजन क्या होगा। फाइनली डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस सेक्रेटरी ये सब करके जब आया, तब आते आते 1 घंटा हो गया डिसीजन लेने में। तो ये डिसीजन जल्दी, इसके पीछे का रीजन यही था, जो डिसीजन लेना का टाइम आए तो डिसीजन जल्दी, जो पॉलिटिकल लीडर भी है, जो आर्मी लीडर भी है, या जो नेवी लीडर है, तो वो जब डिसीजन लेंगे डेफिनेटली डिसीजन जल्दी हो जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट तो एक स्टेप का तो कम होगा। और इसी के साथ साथ जापान को ये दिखाना था जो मोर कॉलोनीज ऑक्यूपाई करना है, क्योंकि जापान अपने आप को पावरफुल दिखाना चाहते थे। जो वेस्टर्न कंट्रीज जापान को आके, अमेरिका उसको एक तरह कमोडर पेरी आके उसको एक तरह से धमकी देकर गए थे, और ये जापान के लिए बहुत एक जापानीज पीपल के लिए एक असम्मान की बात था, डिसरेस्पेक्ट की बात था। बट जापान अपना खोए हुए रेस्पेक्ट फिर से वापस पाने का कोशिश कर रहा था, और उसको वापस ले आने का एक ही रास्ता था। वो रास्ता क्या था, जो ऑक्यूपाई मोर एंड मोर कॉलोनी जस्ट टू शो देयर पावर, अपना पावर। तुम एक दूसरे को जब हीरो, जो मोहल्ले का मस्तान बेबजाय लोगों के धक्का देके जाके उसने कुछ बोला तो उसको एक तो लगा देते हैं थप्पड़ टप्पड़, तो क्या अपना पावर दिखाना चाहते हैं, जो एक बाकी सब लोग मुझे डरे हैं। और जो वेस्टर्न कंट्रीज का मार्सी से जापान है, जो वेस्टर्न कंट्रीज ने आके जापान को कुछ मार्सी किया, ये नहीं, जापान एक्चुअली अपना जो पावर, अपना पावर की वजह से ही है, जापान अपना पावर को खुद से तैयार किया, और उस पावर की वजह से जापान अपनी जगह यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, तो और इसी के साथ साथ ये सब कुछ करने के लिए क्या चाहिए, ये सब कुछ करने के लिए क्या चाहिए, मनी। तो हाउ कैन मनी जनरेट, मोर टैक्स लेवी करना, मोर टैक्स लेवी करके, टैक्स यही एक रास्ता है जो मोर रेवेन्यू जनरेट करके उसको हो सकता है। ठीक है, क्लियर? तो बोरिंग तो नहीं लग रहा है? प्रत्यक्ष बोरिंग लग रहा है?
अफरीन, अच्छा ठीक है। और ठीक है, ये थोड़ा सा कल के लिए बचा के रखते हैं, वेस्टर्नाइजेशन एंड ट्रेडिशन। बट एक बार लास्ट तीनों टॉपिक में ऐसा कुछ टफ कुछ है नहीं, तुम लोग हाँ हाँ लीडर्स एग्रेसिव क्यों हुए थे? क्या पॉपुलेशन क्यों एग्रेसिव हो रहा है? एग्रेसिव हो रहा है जब कंडीशन जब जापान को दिखाया जा रहा है, जापान